एपिसोड 21 मार्शल आर्ट फाइट। ऋतिक सोते हुए भी सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता था। हालांकि वो स्पीड थोड़ी कम थी, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर ही था। मार्शल आर्ट की लड़ाई शुरू होने वाली है। वो रात लोगों के लिए काफ़ी उत्साह से भरी हुई थी। मार्शल आर्ट हॉल में सभी सीटें भरी होने के कारण बड़ी संख्याओं में वॉरियर्स ग्राउंड में मौजूद थे। कई लोग आने वाली लड़ाई को लेकर काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। काफ़ी लंबा समय बीत गया। जिंदगी और मौत की लड़ाई को हुए लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी सामने की सीट पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। हाँ मास्टर आहूजा, प्रोफेसर राजीव ने हामी में अपना सर हिलाते हुए कहा। वे लोग जजेस के पैनल में बैठे हुए थे। वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम मास्टर आहूजा था, उनके अलावा दो और लोग वहां पर मौजूद थे जो कि लॉरेंस एकेडमी के ही टीचर थे। प्रोफेसर राजीव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सिराज मल्होत्रा से कहूंगा कि वो ऋतिक को जान से ना मारे। सिराज मल्होत्रा का टीचर क्लास 2 का हेड प्रोफेसर अनमोल शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। एक कमजोर वॉरियर अपने सीनियर को मार्शल आर्ट फाइट के लिए चुनौती दे रहा था। क्या वो अपनी मौत को दावत नहीं दे रहा है? कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका फैसला अभी नहीं हुआ है, प्रोफेसर राजीव ने कहा। राजीव, तुम अभी भी पहले की तरह ही जिद्दी हो, अनमोल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़र में लड़ाई का अंजाम पहले ही तय हो गया था। फाइट शुरू होने वाली है। दोनों वॉरियर्स अरेना में आ जाए, रेफरी ने तेज आवाज में घोषणा की और उसकी आवाज हॉल के कोने कोने में गूंज गई। हॉल के दोनों कोनों पर खड़ी दो परछाइयां तेजी से ग्राउंड की ओर जाने लगी। ऋतिक ने काली शर्ट पहनी हुई थी और हाथ में चांदी का भला लिए हुए था। इस अवतार में वो किसी मूवी के हीरो से कम नहीं लग रहा था। ओह वाह, ये कितना हैंडसम है ना। क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? लीना बजाज, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, उसकी एक फ्रेंड ने ऋतिक की ओर देखते हुए उससे सवाल किया। हाँ, जब लीना ने ऋतिक की तारीफ सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन ऋतिक की होने वाली लड़ाई के बारे में सोचकर उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उस दिन के बाद से ही उसे पता चल गया था कि मार्शल आर्ट की लड़ाई बेहद खतरनाक होती थी। आप कर सकते हैं, लीना ने अरेना में मौजूद ऋतिक की ओर देखते हुए मन ही मन कहा। दूसरी ओर सिराज एक लंबी तलवार और आंखों में ठंडी चमक के साथ खड़ा हुआ था। वो आसानी से समझ सकता था कि ऋतिक पहले से थोड़ा पावरफुल हो गया है। क्या ये सब बेवकूफ़ों की तरह दौड़ लगाने से हुआ है? गुड लक मेरे यार, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना। जेम्स अपनी सीट से खड़ा हुआ और चिल्लाया। हालांकि ऋतिक को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। क्लास 29 के सभी स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे और जब उन्होंने ऋतिक को देखा तो उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ऋतिक अल्हावत, तुम हार नहीं सकते, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, महर चंदेला ने ऋतिक की ओर नजरें घुमाते हुए कहा। हालांकि शुरू में वो ऋतिक के खिलाफ था, लेकिन अगर ऋतिक इस लड़ाई में जीतता है तो ये उनकी क्लास के हर स्टूडेंट के लिए सम्मान की बात होगी। लॉरेंस एकेडमी में क्लासेज को परिणामों के आधार पर रैंक किया गया था। क्लास 1 के वॉरियर्स काफ़ी पावरफुल थे, जबकि क्लास 29 के वॉरियर्स काफ़ी कमजोर। ठीक है वॉरियर्स, साल की पहली मार्शल आर्ट लड़ाई शुरू होने वाली है। एक और हमारे पास क्लास 29 के ऋतिक अल्हावत और दूसरी ओर हमारे पास क्लास 2 का सिराज मल्होत्रा। ठीक उसी समय मास्टर आहूजा, जो जजेस के पैनल में बैठे हुए थे, माइक्रोफोन में चिल्लाए और उनकी आवाज़ वहां चारों ओर गूंज गई। सिराज सिराज। मास्टर आहूजा की घोषणा के बाद अधिकांश लोग सिराज के नाम के नारे लगाने लगे। हालांकि सिराज मल्होत्रा 100वीं रैंक पर था, लेकिन टॉप 100 में होने के कारण वो काफ़ी फेमस था और ज़्यादातर लड़कियां उसकी दीवानी थी। वही ठीक इसके उल्टा कई लोग ऋतिक का मजाक बना रहे थे। ऋतिक लीना और उसी दोस्त ऋतिक के सपोर्ट में चिल्लाने लगी, जिस कारण जो लोग ऋतिक का मजाक बना रहे थे उनकी आवाज़ कहीं दब सी गई थी। घड़ी में 8 बज रहे थे और मास्टर आहूजा ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, दोनों वॉरियर्स तैयार हो जाओ। जो सबसे पहले हार स्वीकार करेगा वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। क्या तुम घुटने टेकने और हार मानने या फिर मेरे हाथों मारे जाने के लिए तैयार हो? सिराज ने बेरुखी के साथ ऋतिक से कहा। कोशिश करके देख लो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरे हाथ बिल्कुल नहीं रुकेंगे, ऋतिक ने बेरहमी के साथ उसे जवाब दिया। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? ऋतिक की बात सुनकर सिराज का चेहरा तुरंत ही बदल गया और उसने अपनी स्वॉर्ड से ऋतिक पर हमला किया। जैसे ही वो स्वॉर्ड ऋतिक की ओर गर्दन की ओर जाने लगी, वो एक कोल्ड लाइट के साथ फ्लैश हो जाती है। ब्रोंज स्किल, ब्लडी थरस्ट। किसने सोचा होगा कि सिराज अपने पहले ही हमले में उसे जान में मार डालेगा? कुछ स्टूडेंट सदमे में चिल्लाने लगे। ब्लड थरस्ट तकनीक बेहद तेज थी और सामने वाले की प्रतिक्रिया से पहले ही उसकी जान लेने में सक्षम थी। जब लीना ने यह नज़ारा देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई और मानो उसका दिल उसके गले में आ गया। टोन ठीक उसी समय ऋतिक की आंखों में बेहरामी झलकने लगी और उसके हाथ में मौजूद सिल्वर इमोर्टल सोल तेजी से रिएक्ट करने लगा। ऋतिक ने पलटवार में अपने भाले को उसके सामने कर दिया। भाला और स्वॉर्ड तेजी से आपस में टकराए और एक तेज की आवाज़ के साथ पूरा ग्राउंड गूंज गया। क्या उसने इसे ब्लॉक कर दिया? हालांकि वो एक ब्रोंज स्किल थी, लेकिन स्वॉर्ड की स्पीड ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर कोई भी नॉर्मल वॉरियर प्रतिक्रिया ना दे सके। लेकिन किसने सोचा था कि ऋतिक को सिराज के हमले के बारे में पहले से ही पता था और उसने हमले को रोकने के लिए अपने भले का इस्तेमाल किया था। अपने सामने के नज़ारे को देखकर चारों ओर हंगामा मच गया था। अगर उन्होंने ऋतिक का चेहरा नहीं देखा होता तो उन्हें यही कहता कि ये इंसान कोई और था। एपिसोड 22 फाइट विद सिराज।
ओह थैंक गॉड भाई ठीक है, लीना ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, लेकिन वो अभी भी चिंता भरी निगाहों से एरिया में ही देख रही थी। वहीं दूसरी ओर ऋतिक के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी। हालांकि उसने हमले को रोक दिया था, फिर भी उसे अपनी गर्दन पर हल्की चुभन महसूस हो रही थी, साथ ही उसकी गर्दन पर हल्की खरोंच आ गई थी। मुझे लगा ही था, सिराज ने मन ही मन कहा। वो थोड़ा हैरान था कि ऋतिक ने उसके हमले को ऐसे ही रोक दिया, लेकिन इससे वो घबराया नहीं बल्कि लगातार ऋतिक पर अपनी स्वॉर्ड से वार करने लगा। पैंग पैंग पैंग। सिराज तेजी से आगे बढ़ रहा था और ऋतिक को हमला करने का कोई भी मौका नहीं दे रहा था। ऋतिक भी उसके हमले को लगातार डॉज कर रहा था और अपना भला घुमाते हुए पीछे हट रहा था। ऋतिक के शरीर पर कई सारे कट्स के निशान थे, जिनमें से हल्का खून बह रहा था। क्या बात है लड़के, तुम अपनी इस स्पीड से मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? तुम या तो बहुत सीधे हो या फिर बहुत बेवकूफ़। सिराज ने और भी तेजी से आगे बढ़ते हुए ऋतिक को ताना मारा। सिराज ने अपनी स्वॉर्ड को सोर्स एनर्जी से भर दिया और अगले ही पल उस स्वॉर्ड के ऊपर एक ऑरा नजर आने लगी जो बेहद ही खतरनाक लग रही थी। ऋतिक अपने ऊपर हो रहे फिजिकल अटैक्स को तो रोक सकता था, लेकिन उसे उस स्वॉर्ड की ऑरा से हल्का दर्द महसूस हो रहा था। पावरफुल, वो सच में उतना ही पावरफुल है जितना कि 120 रैंक का वॉरियर होना चाहिए। इस शानदार लड़ाई को देखकर कुछ वॉरियर्स काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर राजीव की आईब्रोज सिकुड़ गई थी। सिराज मल्होत्रा काफ़ी मजबूत था और उसने कई बार अपनी जान को जोखिम में डाला था, जबकि ऋतिक पहली बार किसी जिंदगी और मौत की लड़ाई में शामिल हुआ था। उसकी मौजूदा ताकत सिराज की ताकत से काफ़ी कम थी और प्रोफेसर राजीव को यही लगता था कि इस लड़ाई में जीत सिराज की ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में जीतने की एक उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने खुद ऋतिक के पोटेंशियल को महसूस किया था। प्रोफेसर राजीव की चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार ऋतिक का सामना एक मिडल वॉरियर से था जो ऑफिशियल वॉरियर बनने के बेहद करीब था। सिराज के हमले किसी तूफान की तरह स्वॉर्ड्स उगलते हुए अपने दुश्मन पर वार किए जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिराज ऋतिक को कमजोर समझ रहा था, हैरानी तो उसे भी हो रही थी जो उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। ऋतिक काफ़ी कमजोर था, भले ही वो उसके हमलों को डॉज कर रहा था, लेकिन उसके पास पावरफुल हमलों को डॉज करने की क्षमता नहीं थी और जैसे जैसे समय बीत रहा था ऋतिक थोड़ा कमजोर होता हुआ महसूस हो रहा था। ये लड़का अभी भी सिराज मल्होत्रा को चुनौती देने की हिम्मत करता है। मैं देख रहा हूं कि वो बस मरने वाला है। अजय सबरवाल जो एक कोने की एक सीट पर बैठा हुआ था, उसकी आंखें जहर उगर रही थी। हालांकि ऋतिक ने जो उसका हाथ तोड़ा था वो ठीक हो गया था, लेकिन वो अभी भी अपनी बेइज्जती को भूला नहीं था। नहीं, ये इतना आसान नहीं होगा, विवेक शर्मा ने अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया। हालांकि सिराज के हमले लगातार खतरनाक होते दिख रहे थे, लेकिन उसके ऋतिक को मारने का कोई रास्ता नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा वो केवल छोटे मोटे घाव ही ऋतिक के शरीर पर छोड़ पा रहा था। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मरो अब ऋतिक को बार बार अपने हमलों को नाकाम करता देख सिराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक तेज की दहाड़ लगाई और अपने शरीर से निकली हुई सोर्स एनर्जी से अपनी स्वॉर्ड को ढक लिया। फ्लेम स्ट्राइक तकनीक, सिराज ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही वो ऋतिक की ओर बढ़ा, उसकी स्वॉर्ड को तुरंत आग की लपटों ने घेर लिया। अब देखता हूँ तुम कैसे इसे रोकते हो। सिराज की आंखों में बेरहमी झलक रही थी और वो उसी बेरहमी के साथ ऋतिक पर एक और खतरनाक हमला करने लगा। उस हमले को देखकर ऋतिक की आईबोर्ड सिकुड़ गई थी, उसकी बहुत सी ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन अगर उसने इस हमले को नहीं रोका तो आग की लपटें उसे जलाकर भस्म कर देंगी। ऋतिक काफी देर से पावर अप स्ट्राइक का यूज करने की सोच रहा था, लेकिन एंगर पॉइंट्स को पूरा होने में अभी 9 पॉइंट्स की कमी थी। हंड्रेस बर्ड फेसिंग फीनिक्स, ऋतिक ने दांत भींचते हुए अपना पहला हमला किया। उसके शरीर से सिल्वर रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगी, जिसने उसके भाले को चारों ओर से घेर लिया। एक तेज के धमाके के साथ एक विशाल परछाई सामने आने लगी, जिसने एक चिड़िया का रूप ले लिया जो पूरी तरह से आग की लपटों से घिरी हुई थी। क्या वो कौन सी तकनीक है? जब प्रोफेसर राजीव ने अपने सामने का नज़ारा देखा तो एक झटके के साथ वो अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने ऐसी स्किल पहले कभी नहीं देखी थी और उन आग की लपटों में एक खतरनाक एनर्जी बहती हुई महसूस हो रही थी। 1 मिनट, क्या ऋतिक अल्हावत तकनीकों को सीखने में कामयाब हो गया? अपनी स्किल में सोर्स एनर्जी के मिल जाने से वो तकनीक पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। दोनों हमले आपस में टकराए और तुरंत एक पावरफुल फोर्स ने पूरे अरेना को घेर लिया। सिराज और ऋतिक ने अपने हथियारों से एक दूसरे की ओर हमला किया। मेटल्स के टकराने की आवाज़ें लगातार गूंज रही थी। सिराज की स्वॉर्ड ऋतिक के सीने को चीरना चाहती थी, लेकिन ऋतिक का भाला उसे ऐसा करने से रोक रहा था। ऋतिक के भाले ने अचानक से किसी ड्रैगन के तरह सिराज के ऊपर हमला कर दिया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? जब सिराज की स्वॉर्ड ने ऋतिक के हमले को रोक दिया तो उसने एक बेरहमी भरी स्माइल के साथ ऋतिक से कहा। पैंग, एक बार फिर स्वॉर्ड और भाला आपस में टकराए, जिसके असर से ऋतिक का हाथ सुन्न पड़ गया और भाले पर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। जैसा कि 120 रैंक के वॉरियर से आशा थी, सिराज मल्होत्रा की पावर काफ़ी ज़्यादा थी। सिराज की स्वॉर्ड अचानक से किसी स्पिरिट की तरह ऋतिक की ओर जाने लगी। वो स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ऋतिक को उसके बार से बचने का समय नहीं मिला और एक कट उसके कंधे पर जाकर लगा, जिसमें से हल्का खून बहने लगा। पैंग, हमले के लगते ही ऋतिक किसी टूटी पतंग की तरह उड़कर दूर जा गिरा। उस नज़ारे को देखकर चारों ओर हड़कंप मच गया। हालांकि ऋतिक सिराज के ज़्यादातर हमलों को रोकने में सक्षम था, लेकिन इस बार वो बुरी तरह घायल हो गया था।
मुझे चोट पहुंचाने के लिए अब तुम शांति से अपनी मौत को अपना सकते हो, इससे तुम्हारी उतनी बदनामी नहीं होगी जितनी की तब होती जब मैं तुम्हें एक ही बार में जान से मार डालता। जैसे ही आग की लपटें शांत हुई, सिराज का जला हुआ चेहरा सबके सामने आया। उसके कपड़े जले हुए थे और वो बुरी तरह घायल हो गया था। बड़े भाई लीना अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। शांत हो जाओ लीना, मुझे लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। लीना के साइड में बैठी उसकी फ्रेंड ने उसे शांत करते हुए कहा। सभी को यही लगता था कि ऋतिक बस अब मरने ही वाला है, लेकिन किसने सोचा था कि ऋतिक वापस से खड़ा हो रहा था। लेकिन उसकी हालत पहले से काफ़ी बुरी लग रही थी। उसकी शर्ट पूरी तरह से जल गई थी और उसका चेहरा एक साइड से आग में झुलस गया था। ऋतिक ने अपनी शर्ट को पकड़कर उसे अलग कर दिया, फिर हंसते हुए सिराज से बोला, मैं बस वार्म अप कर रहा था मेरे दोस्त, लड़ाई तो अब शुरू हुई है। एपिसोड 23 प्रोग्रेस कंप्लीट। ये इसने क्या पहना हुआ है? जब ऋतिक ने अपनी शर्ट को अलग किया तो उन्हें अंदर एक काली चीज़ दिखाई थी जो शायद एक काले रंग का आर्मर था। क्या ये सच में इतना पावरफुल है जो फाइट के दौरान इतना भारी वजन उठाए हुए था? कई लोगों ने जब ऋतिक के शरीर पर आर्मर को देखा तो वे सभी लोग काफ़ी शॉक में थे। अगर ऐसा था तो ऋतिक की असली पावर्स क्या होंगी? इस समय ऋतिक को अपने शरीर का सारा खून उबलता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने आर्मोर, ब्रेसेज और लेग गार्ड को उतार दिया। जैसे ही उसने उन्हें उतारकर ज़मीन पर फेंका, उनमें से तेज़ धमाके की आवाज़ें आने लगी। फाइट के दौरान उसकी प्रोग्रेस पूरी हो गई थी और उसे 25 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए थे। ऋतिक ने 21 पोटेंशियल पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर दिए, जिससे उसकी स्ट्रेंथ 100 हो गई थी, जबकि बाकी बचे पॉइंट्स अपनी फिजिक में ऐड कर दिए। ये क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि ऋतिक ने फाइट करने के लिए ये इक्विपमेंट्स पहने हुए हो? प्रोफेसर राजीव ऋतिक के करीब थे और उन्होंने ज़मीन पर फेंकी गई उन चीज़ों से निकलती हुई आवाज़ों पर ध्यान दिया, जिससे उनकी आईब्रोज सिकुड़ गई। ये लड़का तो काफ़ी दिलचस्प है, मास्टर आहूजा ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा। दूसरी ओर सिराज के टीचर प्रोफेसर शर्मा ने अपनी भौहें तान ली। सिराज के चेहरे का रंग फीका हो गया था। उसने एक बार फिर अपनी सोर्स एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में भरा, फिर उसने एक और हमला ऋतिक पर कर दिया। यही सही समय है। ऋतिक का चेहरा बेरहमी से भर गया था। हाथ में सिल्वर भला लिए वो आगे बढ़ा और उसने भी अपना हमला कर दिया। क्लैश क्लैश क्लैश, दोनों के हथियार तेजी से आपस में टकराए और हर जगह चिंगारी भड़क उठी। ऋतिक का भाला बिजली की स्पीड से चला और सिराज पर लगातार हमला करता रहा। ये कितना पावरफुल हो गया है? ऋतिक की मौजूदा ताकत पहले से बिल्कुल अलग थी, चाहे स्ट्रेंथ हो या स्पीड, सभी कुछ पावरफुल होता हुआ महसूस हो रहा था। सिराज की आईब्रोज सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि भाले की नोक उस पर वार कर रही है और उसने उस हमले रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। फिर उसने भाले को दूर धकेलने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई, लेकिन ऋतिक ने तुरंत रिएक्ट किया और हवा में एक छलांग लगा दी। सिल्वर इमोर्टल सोल को दोनों हाथों से पकड़कर ऋतिक ने एक खतरनाक हमला सिराज के ऊपर किया। फेसिंग फीनिक्स तकनीक। अगर पॉइंट्स की गिनती 100 पर पहुंच गई थी, ऋतिक ने इस हमले के लिए अपने शरीर की सारी सोर्स एनर्जी को अपने सिल्वर इमोर्टल सोल में भर दिया। भाले की नोक पर एक पावरफुल ऑरा दिखाई देने लगी, जिसने वहां का माहौल काफ़ी भयानक बना दिया। टोंग, भाले की नोक से अचानक से एक बड़ी ज्वाला निकली। आग की लपटें एक विशाल जलने वाले पक्षी में तब्दील हो गई और ऋतिक के साथ सिराज मल्होत्रा की ओर जाने लगी। इस समय ऋतिक किसी नर्क से निकले हुए शैतान की तरह लग रहा था, जिसे चारों ओर से आग ने लपेटे हुए था और उसके ऊपर एक चिड़िया उड़ रही थी जिसका शरीर आग में जल रहा था। भाला तेजी से कांप रहा था और ऐसी आवाज़ निकाल रहा था मानो उसे सुनने से किसी की रूह तक कानो जाए। ये बहुत पावरफुल है। इस नज़ारे को देखकर सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। जलता हुआ पक्षी अपार शक्तियों से भरा हुआ था और उसके चारों ओर की हवा अस्त व्यस्त हो गई थी। पावर अप स्ट्राइक के साथ इस तकनीक का यूज़ करना सच में काफ़ी भयानक होने वाला था। सब खत्म हो गया, सिराज मल्होत्रा मारा जाएगा। सिराज का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया था और उसने उसी डर के साथ अपनी स्वॉर्ड से ऋतिक की ओर वार किया। विशाल जलते हुए पक्षी ने उसकी स्वॉर्ड को अपनी आग की लपटों से घेर लिया। फिर एक झनकार के साथ भाले की नोक ने सिराज की स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उस जलने वाले विशाल पक्षी के सिराज के शरीर को चारों ओर से घेर लिया और एक आग की लपटों वाला बवंडर बनाने लगा। आह! सिराज चिल्लाया, क्योंकि आग की लपटों ने उसके सारे कपड़े जला दिए थे। तेज दर्द और गर्मी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसने तुरंत एक छोटी बोतल निकाली और उसके अंदर का कोल्ड लिक्विड पी लिया। ये देखकर ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। हालांकि उसे नहीं पता कि सिराज ने क्या पिया था, इसलिए उसने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। उसने बिना कोई संकोच किए अपना भाला उसके सीने में घोंप दिया। रुक जाओ! ये देखकर प्रोफेसर शर्मा की पुतलियां सिकुड़ गईं और वो जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन सिराज का चेहरा अब तक सफ़ेद पड़ गया था। उसके शरीर से लगातार खून बहे जा रहा था। उसके सीने पर बहुत गहरा जख्म आया था। भाले की नोक कोल्ड ऑरा के साथ चमक रही थी और सिराज के सीने को चांदी के सांप की तरह छलनी कर गई, लेकिन तभी अचानक ने वो नोक अपनी जगह कर ही रुक गई। ये क्या हो रहा है? ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। इससे पहले कि वो कोई रिएक्ट कर पाता, उसने महसूस किया कि एक पावरफुल फोर्स ने उसके भाले को घेर लिया और उसे एक और फेंक दिया। पैंग! भाला ठीक बगल की दीवार में जा लगा। ये क्या चल रहा है? पूरी भीड़ एक्साइटेड होते हुए ये नज़ारा देख रही थी। उन्होंने ऋतिक को सिराज को भाला मारते हुए देखा। तुमने कोई एनर्जी वाली दवाई खाई है? ऋतिक पीछे हट गया और सिराज को घूरते हुए उससे सवाल किया। एनर्जी लिक्विड? सिराज ने अपने साइड में देखा जहां एक छोटी सी शीशी मौजूद थी। ये कितना बेशर्म है! उसने ऋतिक को हराने के लिए एनर्जी लिक्विड का यूज़ किया था। कुछ लोगों को सिराज की ये हरकत काफ़ी बेकार लग रही थी।
ये एक ऐसी दवा दी जो इंसान की पावर को थोड़े समय के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती थी। अतीत में फेडरेशन के वॉरियर्स ने पावरफुल जॉम्बीज और इवॉल्व मॉन्स्टर्स को मारने के लिए इस दवा का निर्माण जी था, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी थे। जो लोग इस दवा का यूज़ करते थे फ्यूचर में वे लोग अपंग हो जाते थे और कभी एक पावरफुल वॉरियर नहीं बन पाते थे। ऋतिक ने जमीन पर पड़े सिराज को देखा और उसका सिर को कुचलने के इरादे से अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया। एपिसोड 24 विनर। जिंदगी और मौत की लड़ाई में कुछ भी करना गलत नहीं है, अब मरो मेरे हाथों से। ऋतिक की फीनिक्स तकनीक ने सिराज को काफ़ी डरा दिया था। उसकी आग ने सिराज के ज़्यादातर कपड़ों को जला दिया था और उसके चेहरे पर गहरे निशान छोड़े थे। ऋतिक के प्रति उसकी नफरत काफ़ी गहरी थी और इसलिए उसने ऋतिक पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। ब्रेकिंग पंच तकनीक। सिराज न केवल अपनी स्वॉर्ड से बल्कि अपनी पंच तकनीक से भी काफ़ी माहिर था। ब्रेकिंग पंच तकनीक ब्रोंज लेवल की सबसे पावरफुल तकनीक थी। ये गलत है, ऋतिक भले ही भाला चलाने में एक्सपर्ट है लेकिन बिना किसी हथियार के मुझे नहीं लगता उसके पास कोई पंच आर्ट होगा। भीड़ में से किसी एक इंसान ने कहा। ऋतिक ने उसके हमले पर कोई रिएक्ट नहीं किया, इसके बजाय उसने अपने पैरों में एनर्जी भरी और गोली की स्पीड के साथ सिराज के हमले की ओर अपना पंच कास्ट कर दिया। ठीक उसी समय ऋतिक ने अपनी फ्यूरी स्किल एक्टिवेट कर दी। फ्यूरी स्किल एक्टिवेट होते ही ऋतिक की स्ट्रेंथ, स्पीड और फिजिक तेजी से बढ़ने लगी। उसके पास भाला नहीं है और फिर भी वो आमने सामने टकराने की हिम्मत कर रहा है। प्रोफेसर शर्मा की आंखें जहर उगल रही थी जब उन्होंने ये सवाल किया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक इतना पावरफुल होगा और टॉप रैंक के एक वॉरियर को एनर्जी लिक्विड यूज़ करने पर मजबूर कर देगा। सिराज ने एनर्जी लिक्विड का यूज़ किया है, मुझे लगता है हमें इस फाइट को यही रोक देना चाहिए, प्रोफेसर राजीव ने कहा। ऋतिक की पावर्स देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। पिछले कुछ दिनों में इस लास्ट रैंक के स्टूडेंट ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था। उसने जो अपना पोटेंशियल और टैलेंट दिखाया था उसके मुताबिक वो एक पावरफुल वॉरियर बनने के काबिल था। ये बहुत अफसोस की बात होगी अगर वो इस फाइट में मारा जाता है। जिंदगी और मौत की इस फाइट में ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर सिराज ने एनर्जी लिक्विड का यूज़ किया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोफेसर शर्मा ने कहा। ऋतिक ने उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था। शुरू में उन्हें लगता था कि सिराज ऋतिक को आसानी से हरा सकता है, लेकिन अब ये कहना मुश्किल था कि जीत किसकी होगी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शरीर को अपंग कर देने वाले लिक्विड पुराने थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी में थोड़ा सुधार हुआ था जिसके मुताबिक उस लिक्विड को यूज़ करने से उतना नुकसान नहीं होना चाहिए जितना कि पहले हुआ करता था। आओ देखते हैं कौन जीतेगा, मास्टर आहूजा हंसे। फिर उन्होंने अपनी आंखें युद्ध पर वापस कर ली। पैंग, ऋतिक और सिराज के पंच आपस में टकराए और एक जोर का धमाका सुनाई दिया। दोनों ने अपने दांत भींच लिए और पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला किया। क्या दर्शक इस नज़ारे को देखकर चकित रह गए। ऋतिक का पंच सिराज के पंच को झेल पा रहा था। ब्रेकिंग पंच सबसे पावरफुल पंच तकनीकों में से एक मानी जाती थी, तो फिर ऋतिक उसे कैसे झेल रहा था, यही सवाल सभी के दिलों में उमड़ रहे थे, लेकिन किसी के भी पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लगातार हमले होते जा रहे थे, हर एक पंच शरीर को कंपा देने वाली आवाज़ उत्पन्न कर रहा था। ऋतिक की आंखें मादल की तरह चमक उठी और उसने सिराज के शरीर पर हमले की झड़ी लगा दी। एनर्जी लिक्विड के असर से सिराज का शरीर काफ़ी बड़ा और बेहद मजबूत हो गया था। मरो जाकर। सिराज पहले से ही काफ़ी गुस्से में था और अब तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसका शरीर गुस्से से लाल हो गया था। आखिरकार ऋतिक ने उसकी इतनी बेइज्जती जो कर दी थी, वो भी उसके हज़ारों साथियों की नज़रों के सामने। अगर आज उसने ऋतिक को जान से नहीं मारा तो जिंदगी भर उसे अपने ये अपमान झेलना पड़ेगा। यही सोचकर वो और भी ज़्यादा पावरफुल हमले ऋतिक के ऊपर करने लगा। ब्रेकिंग पंच वास्तव में एक पावरफुल पंच आर्ट था और यहाँ तक कि इससे बचाव भी किया जा सकता था, लेकिन इससे इसे यूज़ करने वाले को भी काफ़ी दर्द झेलना पड़ता था और वही इससे सामने वाले को बुरी तरह घायल भी किया जा सकता था। लेकिन अपनी फ्यूरी स्किल के साथ ऋतिक की फिजिक में काफ़ी सुधार हुआ था, जिसका मतलब था कि वो उन हमलों को आसानी से झेल सकता था। सिराज का हमला डॉज के बाद ऋतिक ने उसके सीने पर एक पंच मारा और एक तेज की आवाज़ पूरे ग्राउंड में गूंज गई। फ्यूरी की टाइमिंग काफ़ी आम थी और अगर वो एक बार डीएक्टिवेट हो गई तो ये ऋतिक के लिए काफ़ी परेशानी भरी सिचुएशन होती। मेरा पंच आज तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। ये देखकर कि ऋतिक उस पर हमला कर रहा था, सिराज ने एक दहाड़ लगाई और अपनी सारी सोर्स एनर्जी को अपनी मुट्ठी में भर लिया। जब उसने अपनी मुट्ठियाँ खोली तो हर कोई उसकी मुट्ठियों और हवा के बीच की पावरफुल आवाज़ को सुन सकता था। तुम्हें भी मेरी ब्लास्ट पंच तकनीक का स्वाद चखना चाहिए, क्या पता इससे तुम्हारा बहम दूर हो जाए, ऋतिक ने हंसते हुए उससे कहा। ब्लास्ट पंच ताकनीफ इम्पॉसिबल। ऋतिक की आवाज़ सुनकर सभी वॉरियर्स शॉक के मारे फ्रीज हो गए। ब्लास्ट पंच तकनीक एक पंच आर्ट था जो ब्रोंज लेवल का था, लेकिन इससे जो एनर्जी निकलती थी वो सिल्वर लेवल की स्किल के बराबर थी। इम्पॉसिबल, अगर ये वास्तव में ब्लास्ट पंच ताकनीफ है तो ऋतिक उसे यूज़ करने से पहले खुद ही मर जाएगा, एक स्टूडेंट चिल्लाया। किसी ने भी इस स्किल को नहीं सीखा था। इसका कारण ये था कि ये स्किल अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने से पहले इसे यूज़ करने वाले को नुकसान पहुंचाती थी। यहाँ तक कि इस स्किल को सीखते समय एक वॉरियर की मौत भी हो गई थी, इसलिए कोई भी इसे सीखने को तैयार नहीं था। अरेना में जैसे ही सिराज का पंच ऋतिक की ओर आया, ऋतिक तुरंत साइड में हट गया और सिराज का बार खाली चला गया। ऋतिक रुका नहीं, उसने तुरंत रिएक्ट किया और एक पंच सिराज के कंधे पर जाकर लगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पंच मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, सिराज ने हंसते हुए कहा। एनर्जी लिक्विड का यूज़ करने के बाद उसकी मांसपेशियां काफ़ी बड़ी और मजबूत हो गई थी। मुक्का तो दूर, भला भी उसे इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था।
किसने कहा कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा? ऋतिक ने उसका मजाक बनाया। क्या सिराज की आईब्रोज सिकुड़ गईं क्योंकि उसे अचानक से अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगा। जब ऋतिक का पंच उसे लगा था तो शुरू में उसे कोई दर्द नहीं हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद उसे आईने पूरे शरीर में दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था। बैंग बैंग बैंग, तभी अचानक से उसे अपने शरीर के अंदर कई सारे ब्लास्ट होते हुए महसूस हुए। उसके सभी इंटरनल ऑर्गन और फ्लैश बुरी तरह फट गए थे। यही उस ब्लास्ट पंच तकनीक की खासियत थी। ये बाहरी बॉडी पर ज़्यादा असर नहीं करती थी, ये इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स पर बार करती थी। तुम सिराज की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। सिराज का शरीर एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही मर चुका था। माफ करना दोस्त, मैं जीत गया। पूरा हॉल शांत हो गया था और सुई की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। वो जीत गए। लीना ने आसपास की भीड़ को देखा, फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा। लीना की आवाज़ से जो लोग सदमे में चले गए थे वो होश में आ गए। ये कोई सपना तो नहीं है? ऋतिक अल्हावत जीत गया। क्या मैं अभी भी सो रहा हूँ? ज़्यादातर लोगों को अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर क्लास 29 के स्टूडेंट्स काफ़ी खुश नजर आ रहे थे और ऋतिक के नाम के नारे लगा रहे थे। ये अभी तक मरा नहीं है, कोई बात नहीं, ये शुभ काम भी मैं अभी किए देता हूँ, ऋतिक ने बेरहमी के साथ कहा। क्योंकि सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसका मतलब था कि सिराज अभी भी जिंदा था। एपिसोड 25 डेथ रीजन। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ऋतिक सिराज का सर कुचलने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई थी। इसी के साथ एक परछाई उसके सामने आ गई। ऋतिक की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी रिएक्ट कर पाता उसे एक पावरफुल फोर्स महसूस हुआ और अगले ही पल वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। जमीन पर पटक जाने और हल्का खून उगलते के बाद ऋतिक ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी सिराज को वहां से ले जा रहा था। मल्होत्रा फैमिली का हेड लिहाजा कुछ लोगों ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और तुरंत ही उसे पहचान लिया। वो रो रैंक 3 के वॉरियर है जो रैंक 4 पर पहुंचने वाले हैं। उन वॉरियर्स के लिए जो अभी तक मिडल वॉरियर भी नहीं बने थे, रैंक 3 का वॉरियर देखना उनके लिए आश्चर्यजनक था। हाँ, क्या बात है! मल्होत्रा परिवार के मेंबर्स को मार्शल आर्ट की लड़ाई में मदद के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऋतिक ने हंसते हुए उसका मजाक बनाया। लिहाजा ने गंभीर भाव से ऋतिक की ओर देखा। अगर आसपास हजारों वॉरियर्स मौजूद ना होते तो वो सीधे ऋतिक को वही जान से मार डालता। ऋतिक अल्हावत, तुम अब हद पार कर रहे हो। तुम अपने ही साथी को जान से मारने का प्रयास कैसे कर सकते हो? प्रोफेसर शर्मा ने खड़े होकर गुस्से के साथ ऋतिक से कहा। यह एक मार्शल आर्ट लड़ाई है, मास्टर आहूजा ने हल्की नाराजगी के साथ प्रोफेसर शर्मा से कहा। जब उन्होंने मास्टर आहूजा की बात सुनी तो प्रोफेसर शर्मा का चेहरा लाल और सफ़ेद हो गया, लेकिन उन्होंने उन्हें पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। ऋतिक, मेरे भाई जेम्स, चिल्लाते हुए ऋतिक के पास आया और उसने ऋतिक को गले से लगाते हुए कहा। उसके पीछे क्लास 29 के बाकी के स्टूडेंट्स शामिल थे। न केवल ऋतिक ने लड़ाई शानदार की थी बल्कि उसे जीत भी लिया था। लॉरेंस एकेडमी के इतिहास में ये पहली बार था कि क्लास 29 के एक स्टूडेंट ने एक्सपर्ट क्लास के एक स्टूडेंट के खिलाफ जीत हासिल की थी। मुझे पता था कि मेरे बड़े भाई ही जीतेंगे, लीसा ने हंसते हुए कहा। लॉरेंस एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला बैटल लगभग समाप्त हो गया था। उस दिन के बाद से लॉरेंस एकेडमी में कोई भी ऋतिक को कमजोर नहीं समझता था। मार्शल आर्ट युद्ध के दूसरे दिन ऋतिक गहरी नींद में सोया हुआ था। लगातार 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो बेहद थक चुका था। बैंग बैंग बैंग, ऋतिक को दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। उसने अपनी आंखें मली और टाइम देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। प्रोफेसर राजीव आप! उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि बाहर प्रोफेसर राजीव खड़े हुए थे। क्या तुम अभी जागे हो? प्रोफेसर राजीव ऋतिक को देखकर मुस्कुराए। हाँ, ऋतिक ने एक अंगड़ाई ली। उसका पूरा शरीर अभी भी दर्द कर रहा था और सिराज के साथ लड़ाई में उसे बहुत थका दिया था। मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक अच्छी और एक बुरी खबरें देने आया हूँ। तुम पहले क्या सुनना चाहते हो? प्रोफेसर राजीव ने एक आह भरते हुए कहा। प्रोफेसर राजीव की बात सुनकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गए। बुरी खबर क्या है? प्रोफेसर राजीव ने अपना सिर हिलाया, फिर थोड़ी झिझक के बाद बोले, एकेडमी ने तुम्हें सजा देने का फैसला किया है। सजा? वो मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? ऋतिक ने हैरानी के साथ उनसे पूछा। हाँ, बताता हूँ, पहले शांत हो जाओ। मल्होत्रा फैमिली लंबे समय से लॉरेंस एकेडमी की हाफ पार्टनर रही थी। आरव का हाथ टूट गया था और सिराज लगभग मारा गया था और ये सब करने वाला एक कमजोर लड़का था। इस तरह का अपमान वे सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि मार्शल आर्ट का मुकाबला सभी की आंखों के सामने हुआ था और सिराज ने एनर्जी लिक्विड का यूज़ किया था, इसलिए उनके पास कहानी बदलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उन्होंने आरव के टूटे हाथ को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया कि ऋतिक अल्हावत ने एक जूनियर को धमकाया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसलिए उन्होंने एकेडमी पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो दोषी को सजा दे। नॉर्मल रूप से देखा जाए तो मल्होत्रा फैमिली का इरादा ऋतिक को एकेडमी से बाहर निकालने का था, लेकिन मास्टर आहूजा और प्रोफेसर राजीव के होते हुए उन्होंने इन मामले को संभाल लिया था। बेशर्म कही कि ऋतिक की आंखें लाल थीं क्योंकि उसने अपनी मुठ्ठियां इस हद तक भींच ली थीं कि उसकी नसें भी उभरी हुई थीं। चाहे कोई भी समय हो, अमीर हमेशा गरीब को दबाने की सोचता था। ऋतिक, अभी इतना गुस्सा मत करो, मामला पहले से ही काफ़ी गंभीर है और हमारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक के कंधों को थपथपाते हुए कहा।
सज़ा क्या है? ऋतिक ने गहरी सांस ली और पूछा। तुम्हें लॉरेंस सिटी के सोल्जर्स के साथ डेथ रीजन में जाना होगा और 1 साल तक वहाँ ट्रेनिंग करनी होगी, प्रोफेसर राजीव ने उसे समझाया। डेथ रीजन? ऋतिक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। फिर उसके दिमाग में पुराने ऋतिक की कुछ जानकारियाँ याद आने लगी। डेथ रीजन लॉरेंस सिटी के नॉर्थ में मौजूद था और इसे सोल्जर्स द्वारा ज़ॉम्बीज से बचाव के लिए बनाया गया था, लेकिन एक एक्सीडेंट के चलते वहां पर न्यूक्लियर धमाका हो गया था, जिसके कारण कई सोल्जर्स और लोग शहीद हो गए थे। न्यूक्लियर एनर्जी के कारण मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज काफ़ी भयानक हो गए थे। साल के हर तीसरे महीने में लॉरेंस सिटी के साथ साथ बाकी के शहरों में सोल्जर्स जाया करते थे ताकि उन ज़ॉम्बीज का सफाया कर सके। ये एरिया बेहद ही खतरनाक था और कई सोल्जर्स ज़ॉम्बीज में बदल गए थे और वहीं पर घूमते रहते थे। ठीक है, मुझे ये सज़ा मंजूर है। दूसरों के लिए भले ही ये एक सज़ा थी, लेकिन ऋतिक के लिए ये एक स्वर्ग की तरह था। वहाँ बहुत सारे ज़ोंबी मौजूद थे, उन्हें मारकर ऋतिक को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना था। ऋतिक ने सोच लिया था जब वो थोड़ा और पावरफुल हो जाएगा तो मल्होत्रा फैमिली को उनकी असली औकात याद दिलाएगा। एपिसोड 26 स्टॉर्म ऑफ रोज़ फ्लावर। ऋतिक ने सोच लिया था जब वो थोड़ा और पावरफुल हो जाएगा तो मल्होत्रा फैमिली को उनकी असली औकात याद दिलाएगा। ये कोई मजाक नहीं है, हम अभी भी इस सज़ा के खिलाफ लड़ सकते हैं, प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक को समझाते हुए कहा। उन्हें डर था कि कहीं ऋतिक गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऋतिक ने अपना हाथ लहराया और जवाब दिया। ठीक है, अब आप मुझे अच्छी खबर बताइए। प्रोफेसर राजीव ने अपना सर हिलाया, फिर अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकाला। बॉक्स की सतह पर एक सुंदर सा फूलदार पैटर्न था और वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही प्रोफेसर राजीव ने उस बॉक्स को खोला, एक सिल्वर कार्ड उसके अंदर दिखाई दिया। मैं तुम्हें बताना भूल गया ऋतिक, कंग्रेचुलेशन 100 रैंक हासिल करने के लिए ये रहा तुम्हारा इनाम, प्रोफेसर राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। इनाम? ऋतिक थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसे पता था कि टॉप 100 के वॉरियर्स को सिल्वर स्किल कार्ड से सम्मानित किया जाता था। मार्शल आर्ट लड़ाई में जीत का मतलब था कि ऋतिक ने सफलतापूर्वक सिराज मल्होत्रा की जगह ले ली थी और अकेडमी में टॉप 100 में जगह बना ली थी। उसने बॉक्स में रखे स्किल कार्ड को देखा और उसे अपने हाथों में उठा लिया। स्किल कार्ड पोकर कार्ड जितना पतला था लेकिन बेहद मजबूत था। कार्ड की सरफेस को सिल्वर से पॉलिश किया गया था जो काफ़ी शाइन कर रही थी। सिल्वर स्किल, स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर। ऋतिक ने कार्ड को देखा और सरप्राइज होते हुए कहा। यह एक कीमती भाला तकनीक थी और एक असामान्य स्किल कार्ड के रूप में बांटा गया था। ये तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी, स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर, प्रोफेसर राजीव ने कहा। अकेडमी में बहुत कम लोगों ने भाले को अपना हथियार बनाया था। इस स्किल को हासिल करने के लिए प्रोफेसर राजीव ने काफ़ी लड़ाई की था और ऋतिक के लिए वो स्किल कार्ड हासिल किया था। हालांकि प्रोफेसर राजीव को पता था कि इस स्किल कार्ड को हासिल करने के लिए एक इंसान ने उनकी मदद की थी, मास्टर आहूजा। पता नहीं क्यों, लेकिन मास्टर आहूजा ऋतिक की साइड में थे। इस बात से प्रोफेसर राजीव थोड़ा हैरान थे। स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर फेमस भाला मास्टर दिनकर राज के द्वारा बनाई गई थी। वो 1 सेकंड में 100 भाले से बार करने में सक्षम थे और इसलिए ही ये तकनीक इतनी फेमस थी। हालांकि ये सिर्फ एक सिल्वर स्किल है, लेकिन अगर कोई अपनी पूरी पावर्स के साथ इसका यूज़ करे तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, प्रोफेसर राजीव ने कहा। 1 सेकंड में 100 भाले के हमले। ये सुनकर ही ऋतिक के चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। इस तरह के हमलों से दुश्मन को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिलता होगा और उनके शरीर पर पहले ही बार हो जाते होंगे। जब ऋतिक ने उस सिल्वर स्किल कार्ड को देखा तो वो खुश हो गया। उसने उस स्किल कार्ड को अपनी मेहनत का फल समझकर अपने पास रख लिया। ये रोज फ्लावर की स्किल कार्ड का आखिरी हिस्सा है, इसे यूज़ करने के बाद इस तरह का कोई भी स्किल कार्ड नहीं रहेगा, प्रोफेसर राजीव ने एक आह भरते हुए कहा। भाला मास्टर दिनकर राज ने फ्लावर ऑफ रोज कार्ड की कई स्किल्स को डेवलप किया था, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे सीखने में सफल हुए थे और रैंक 6 के वॉरियर्स होने के रूल्स के अलावा स्किल कार्ड बनाने के लिए इंसान को अपनी स्किल्स में बड़ी सफलता हासिल करनी होती है। हर एक स्किल को बनाने में इंसान की मानसिक शक्ति समाप्त हो जाती है और इसलिए ही हाई लेवल की स्किल एक लिमिट में पाई जाती है। तो ये आखिरी स्किल कार्ड है। ऋतिक ने सिल्वर कार्ड पर भाला पकड़े हुए आकृति को देखा। हालांकि वो उस चेहरे को पहचानने में असमर्थ था, फिर भी वो उस आदमी की एक शक्तिशाली ऑरा को महसूस करने में सक्षम था। ठीक है, मैं इसे सीख लूंगा, ऋतिक ने कहा। सिल्वर कार्ड स्किल सीखने के लिए ऋतिक को ऑफिशियल वॉरियर की पोस्ट की जरूरत थी। उससे पहले उसे उस कार्ड को अपने पास संभाल कर रखने की जरूरत थी। प्रोफेसर राजीव ने अनुसार लॉरेंस सिटी के सोल्जर्स एक एयरक्राफ्ट में सवार होकर 2 दिनों में डेथ रीजन चले जाएंगे। उसी समय मल्होत्रा फैमिली में डैड, आपको हमारा बदला लेना होगा, आरव अपने चेहरे पर एक भयानक बेरहमी के साथ दहाड़ते हुए बोला। पता नहीं किसी तरह, लेकिन उसके द्वारा ऋतिक को उकसाने और उसका हाथ तोड़े जाने की खबर पूरे एकेडमी में फैल गई थी। वो 3 जूनियर्स में से सबसे पावरफुल इंसान था जो एक मिडल वॉरियर बनने वाला थी, लेकिन वो असल में लॉरेंस एकेडमी के एक कमजोर लड़के से हार गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसका भाई सिराज, जो लॉरेंस एकेडमी की टॉप रैंक्स में शामिल था, वो भी उससे बुरी तरह हार गया था और हिलने डुलने की हालत में भी नहीं था। एक इंसान जो उनके साथ मौजूद था, उसने अपनी आंखें खोलीं और बिना किसी एनर्जी या लाइफ फोर्स के छत की ओर देखा। अपना मुंह बंद करो, दिलीप ने गुस्से के साथ उससे कहा। आरव, तुम उसे मारना चाहते थे लेकिन तुम्हारा हाथ टूट गया। तुम्हारा भाई उसे मारना चाहता था लेकिन वो भी इस हद तक पिट गया। तुम दोनों ने हमारी मल्होत्रा फैमिली का नाम डूबा दिया है। दिलीप मल्होत्रा का सारा दबा हुआ गुस्सा उनके मुंह से बाहर निकलने लगा।
दिलीप मल्होत्रा की दहाड़ से आरव कांप उठा और उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा। आपको इन्हें एक और मौका देना चाहिए। बगल से एक महिला ने दिलीप मल्होत्रा की ओर देखा और बोली, तुम्हारे ही लाड़ प्यार से ये बिगड़ गए हैं, दिलीप ने कहा। मार्शल आर्ट फाइट के दौरान सिराज को बचाते समय वो पहले ही नियमों के खिलाफ जा चुका था। अगर उसने कोई कदम उठाया और ऋतिक को मार डाला तो मल्होत्रा फैमिली का नाम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एपिसोड 27 अनजाने दुश्मन। दिलीप मल्होत्रा ने पहले ही कई रूल्स तोड़ दिए थे और अब वो लोगों के सामने ऋतिक को मार देता है तो उसके परिवार की काफ़ी बदनामी होती। लेकिन चिंता मत करो, मैंने पहले ही इसका भी इलाज निकाल लिया है। सजा के नाम पर ऋतिक को सोल्जर्स की मदद करने के लिए डेथ रीजन में जाने के लिए कह दिया गया है, दिलीप मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। डेथ रीजन से जीवित वापस लौटने वाले लोगों की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, किसी भी नॉर्मल वॉरियर की तो बात ही छोड़िए। इस बारे में सोचने पर दिलीप मल्होत्रा की आंखों में बेरहमी दिखने लगी। क्या सच में, आरव ने खुश होते हुए कहा। अगर ये सच था तो ऋतिक का अंत हो ही गया था। दिलीप मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया। ऋतिक की वजह से उसके दोनों बेटों की ऐसी हालत हो गई थी और बाहर हर कोई इस बात पर गपशप कर रहा था कि मल्होत्रा परिवार के बेटे कैसे एक कमजोर वॉरियर से हार गए। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा पड़ने जैसा था। मैं उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूं, सिराज मल्होत्रा ने बिस्तर पर लेटी हुई अचानक से कहा। एनर्जी पिल खाने के बाद तुम्हारा शरीर पहले से बहुत खराब हो गया है, तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो। जब सिराज ने अपने बेटे को बोलते हुए सुना तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ, फिर उसने ठंडे स्वर में उसे जवाब दिया। उसे अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन किसने सोचा था कि वो वास्तव में एक बैन हुई पिल का उसे करेगा। भले ही उसकी योग्यता बेहद अच्छी हो, फिर भी वो 6 रैंक या उससे ऊपर का वॉरियर नहीं बच सकता था। इस बारे में सोचने पर दिलीप मल्होत्रा ने एक आह भरी। मैं डेथ रीजन जाना चाहता हूं, सिराज ने छत की ओर देखते हुए धीरे से कहा। डेथ रीजन? आरव शौक रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये नाम पहले भी सुना हो। सिराज, पागल मत बनो, अगर तुम वहां जाओगे तो मारे जाओगे, सिराज की मां मिसेज रूहानी ने तुरंत उसे चेतावनी देते हुए कहा। आप रहने दीजिए मां, सिराज ने नाराज होते हुए मिसेज रूहानी से कहा। उस कमीने ने वास्तव में मेरे बेटे को इस तरह से बदलने की हिम्मत की कि वो अपनी मां को उल्टा जवाब देने पर मजबूर हो गया। मिसेज रूहानी ने अपने दांत भींचते हुए मन ही मन कहा। उनकी नज़र में उनका बेटा हमेशा आज्ञाकारी रहा था और ये ऋतिक के कारण था कि वो उन्हें उल्टा जवाब दे रहा था। तुम सच में जाना चाहते हो? दिलीप मल्होत्रा ने हल्की स्माइल के साथ सिराज से कहा। जो वॉरियर डेथ रीजन से वापस लौटते थे वे सभी तेजी से अपनी पावर को बढ़ा सकते थे। डेथ रीजन में आने वाले खतरों का सामना करने के बाद एक वॉरियर को उसके असली पोटेंशियल का पता चलता था। मुझे तुम पर यकीन है। जब उसने अपना सिर हिलाया तो सिराज की आंखों में एक ठंडी चमक थी। एक दिन आराम करने के बाद ऋतिक ने अगली सुबह अकेडमी छोड़ दी और कुछ आर्मर और दूसरी ज़रूरत वाले सामान खरीदने के लिए सिटी सेंटर की ओर चला गया। आज सुबह कोहरा घना था और नज़रें कुछ भी देख पाने में असमर्थ थी। ऋतिक अपने आसपास दूसरे राहगीरों को भी नहीं देख पा रहा था। ऋतिक ने चलना जारी रखा और अचानक जब उसने अपना पैर उठाया और पीठ की ओर लात मारी तो उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। तुरंत एक परछाई दूर उड़ती हुई दिखाई दी। वो कौन है? ऋतिक कंफ्यूजन से भरा हुआ था। कोहरे के कारण कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सुपर आई स्किल की मदद से ऋतिक को तुरंत पता चल गया कि उसके आसपास लगभग 5 से 6 रैंक 1 के वॉरियर्स थे। तुम्हारी इस कमाल के रिएक्शन से मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम अभी तक एक ऑफिशियल वॉरियर नहीं बने हो। वो आदमी जिसे अभी अभी ऋतिक ने हिट किया था धीरे धीरे आगे बढ़ा और ठंडी मुस्कान के साथ उसने ऋतिक से कहा। वहां मौजूद सभी 5 या 6 लोग ऋतिक की ओर बढ़े और उसे चारों ओर से घेर लिया। तुम लोग कौन हो? ऋतिक ने उनकी ओर बेरहमी से देखा और कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, इससे भी जरूरी बात यह है कि तुम आज यहीं मरने वाले हो, उस आदमी ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कह, फिर उसके चेहरे पर मुक्का मारा। वो एक शहर में मौजूद थे और फ्यूचर की दुनिया में अभी भी पुलिस जैसी संस्थाएं थीं। अगर वॉरियर्स शहर में मर्डर करने का साहस करते तो वे जरूर ही मारे जाते। लेकिन आज सुबह घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण इस मौसम में किसी की मौत हो गई तो किसे पता चलेगा? ऋतिक ने अपनी भौहें उठाईं और उसने कोई भी रिएक्ट नहीं दिया, बस अपना हाथ उठाया और उसने सीधे मुक्का मारा। अचानक से उस वॉरियर का चेहरा बेरहमी से भर गया। ऋतिक ने उस जैसे पावरफुल वॉरियर की मुट्ठी पर मुक्का मारने की हिम्मत की। क्या वो नहीं जानता था कि एक पावरफुल वॉरियर की मुट्ठी सोर्स एनर्जी से ढकी हुई थी? पेंग! दोनों की मुट्ठियां टकराईं और अचानक एक चटकने की आवाज आई। उस आदमी ने सोचा कि वो ऋतिक की मुट्ठी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन ऋतिक की मुट्ठी के बजाय उसकी अपनी हड्डियां और मांसपेशियां टूट गईं, जैसे उसके शरीर के अंदर कोई विस्फोट हुआ हो। ऋतिक ने उसे रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने अपना पंच उसके शरीर पर मारा। तुम वास्तव में जानते हो कि एक आर्ट को कैसे इवोल्व करना है? दर्द में मुंह बनाते हुए उस आदमी ने कहा। हालांकि वो उसके वार से बचना चाहता था, लेकिन ऋतिक उसकी सोच से भी ज्यादा तेज निकला। इस समय ऋतिक के पंच कई बार उसके शरीर पर लग चुके थे। बैंग बैंग बैंग! पहले उसने सोचा था कि ऋतिक केवल एक मिडल वॉरियर था और वो थोड़ा लापरवाह था, इसलिए उसने उसे एक मौका दिया था। वो केवल ऋतिक के पंचेज को डॉज कर रहा था और डॉज करने में ही उसकी मरने जैसी हालात हो गई थी।
ऋतिक ने उस पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाया और हमले करना जारी रखा। एपिसोड 28 दुश्मनों का खात्मा। उस आदमी के शरीर से अंदर से एक तेज आवाज निकली, फिर उसने अपने मुंह से खून निकाला और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, मानो उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। बाकी बचे वॉरियर्स भी डरे सहमे हुए वहां पर खड़े हुए थे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो सभी फटी आंखों से ऋतिक की ओर ही देख रहे थे। उनके पास जो जानकारी थी उसके अनुसार भले ही ऋतिक ने सिराज मल्होत्रा को हरा दिया था, पर फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा एक मिडल वॉरियर ही था जिसका लोग हमेशा मजाक बनाते रहते थे और जो कुछ समय पहले लॉरेंस एकेडमी का सबसे कमज़ोर लड़का हुआ करता था। लेकिन एक मिडल वॉरियर एक रैंक 1 के वॉरियर को कुछ ही सेकंड्स में कैसे मार सकता है? आपने रैंक 1 के वॉरियर को जान से मारा है, आपने 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। ऋतिक ने एक नज़र अपनी पावर स्क्रीन को देखा, फिर पीछे पलटकर उस वॉरियर की ओर देखने लगा जिसे उसने अभी अभी मारा था। उसकी आंखों में एक बेरहमी उतर आई थी जो उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। ऋतिक के लिए तो ये अच्छा ही था कि वो लोग खुद उसके पास आ गए। वो रैंक 1 के वॉरियर अब उसकी नज़र में इंसान नहीं बल्कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे जिन्हें हासिल करने पर उसकी पावर्स में इजाफा होता। वॉरियर्स के इतने पावरफुल होने का कारण ये था कि वो लोग स्किल कार्ड का यूज़ कर सकते थे, लेकिन ऋतिक के सामने जो वॉरियर्स थे वो हथियारों का यूज़ करने में एक्सपर्ट थे, जबकि नज़दीकी फाइट में उतने ही बेकार। मैं तुम सभी को अपना एक्सप्लोसिव पंच आजमाने दूंगा। ऋतिक ने उन वॉरियर्स की ओर देखा जो उसे मारना चाहते थे और उनका मजाक बनाते हुए कहा। एक्सप्लोसिव पंच एक सिल्वर लेवल की स्किल के बराबर थी और काफ़ी भयानक भी। उन लोगों ने ऋतिक के खिलाफ लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। तभी अचानक से ऋतिक ने एक वॉरियर के सीने पर अपना पंच मारा जिससे उस वॉरियर को तुरंत ही अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल उसका दिल फटकार ब्लास्ट हो गया। मारो। अगले ही पल ऋतिक ने एक के बाद 3 वॉरियर्स को एक ही झटके में जान से मार डाला और बाकी वॉरियर्स इतने डर गए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो समझे, रुक जाओ, ऋतिक ने उन वॉरियर्स की ओर भागते हुए कहा। वो सिचुएशन बिल्कुल अजीब थी। एक मिडल वॉरियर लड़ने के लिए ऑफिशियल वॉरियर्स का पीछा कर रहा था। काफ़ी दूर तक पीछा करने के बाद ऋतिक उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। इन लोगों को किसने भेजा होगा? ऋतिक ने इसके बारे में ध्यान से सोचा। उसके साथ झगड़ा करने वाले सभी लोगों में से केवल मल्होत्रा फैमिली के ही ऐसा करने की सबसे अधिक संभावना थी। इस ख्याल के साथ ऋतिक की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। वहीं दूसरी ओर फैमिली में, बेकार, तुम सब बेकार हो। मिसेज रूहानी ने उन दोनों वॉरियर्स को और देखा जो अपने घुटनों पर थे और डर से कांप रहे थे। मिसेज सुहानी पहले से ही 40 के पार थी, लेकिन वो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और फिर भी बहुत खूबसूरत दिखती थी। हालांकि इस समय उनके चेहरे पर ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था और वो काफ़ी खतरनाक लग रही थी। एक मिडल वॉरियर के खिलाफ 5 रैंक 2 के वॉरियर तुम में से 3 मार चुके हैं और तुम दोनों के पास अभी भी वापस जाने का मौका है। उसके दोनों बेटे जब छोटे थे तब से उन्हें लाड़ा प्यार दिया जाता था और वो उन्हें पीटना भी सहन नहीं कर पाती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक वास्तव में उनके साथ ऐसा करेगा। वो ऋतिक से दिल से नफरत करने लगी थी। उसने ऋतिक पर हमला करने के लिए सीक्रेट रूप से 5 रैंक 1 के वॉरियर्स को भेजा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऋतिक उन लोगों को जान से मार डालेगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का इतना ताकतवर होगा, उन 2 वॉरियर्स ने डरते हुए कहा। ऋतिक ने जो ब्लास्टिंग पंच तकनीक अपनाई थी वो काफ़ी भयानक थी और वो एक ही पल में 3 वॉरियर्स को मारने में कामयाब हो गया था, जिसने उन दोनों के मन में डर पैदा कर दिया था। अगर हम कुछ हथियार साथ ला सके तो हम उसे मार सकेंगे। तुम लोग अभी भी सिटी सेंटर में मर्डर करना चाहते हो क्या? तुम हमारी मल्होत्रा फैमिली की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक इसी समय दरवाज़ा खुला और एक लंबा आदमी अंदर आया। आप मिसेज सुहानी को उस समय झटका लगा जब उसने दिलीप मल्होत्रा को अंदर आते देखा। तुम दोनों बाहर निकलो। दिलीप मल्होत्रा ने इन दोनों वॉरियर्स की ओर देखा और कहा। दिलीप मल्होत्रा की बात सुनकर उन दोनों वॉरियर्स ने एक राहत की सांस ली और तुरंत कमरे से बाहर चले गए। तुम्हें लगता है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? दिलीप मल्होत्रा ने मिसेज रूहानी से कहा। मैं सिर्फ अपने बेटों का बदला ले रही हूँ। मिसेज रूहानी को उसकी बात बुरी लगी और ऐसा लग रहा था मानो वो रोने वाली है। हाँ, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही प्लानिंग कर दी है, दिलीप मल्होत्रा ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। अगर मैं उन लोगों के शवों को साफ नहीं करता तो नेशन पुलिस की जांच के बाद उन्हें पता चल जाता कि वे कुछ लोग हमारे मल्होत्रा फैमिली के लोग थे। फिलहाल ऋतिक की बात हर जगह फैल चुकी थी और सभी को शक था कि इसके पीछे मल्होत्रा फैमिली का हाथ था। अगर उन्हें कुछ करना ही है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कोई निशान न छोड़ें। एक्समेपल के तौर पर अगर ऋतिक डेथ रीजन के इलाके में मारा जाता है तो मल्होत्रा फैमिली को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। एपिसोड 29 कैप्टन विराज से मुलाकात। जब ऋतिक एक बार फिर सिटी सेंटर लौटा तो उन लोगों की लाशें गायब हो चुकी थी जिन्हें ऋतिक ने जान से मार दिया था। किसी ने उन्हें पहले ही साफ कर दिया था। अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें खरीदने के बाद ऋतिक हॉस्टल में लौट आया। उसके लौटने के कुछ ही समय बाद कंप्यूटर से एक आवाज़ सुनाई दी। ऋतिक थोड़ा हैरान हो गया, फिर सहज रूप से उस बटन पर 4 क्लिक किया। कनेक्ट हो रहा है। ऋतिक भाई। जब स्क्रीन कनेक्ट हो जाती है तो तुरंत एक यंग लड़की की आवाज़ उसे सुनाई देती है।
लीना बजाज ऋतिक चौंक गया और इस समय होश में आया। फ्यूचर की दुनिया ने लंबे समय से वीडियो चैट को होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से बदल दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे लीना बजाज उसके ठीक सामने खड़ी थी। क्या चल रहा है? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप? लीना थोड़ा सा शर्मा रही थी और बोलने में झिझक रही थी। लीना पूछना चाहती है कि क्या आप इस वीक के एंड में खाली हैं? ये आपके साथ बाहर जाना चाहती है। इसी समय एक और प्यारी यंग लड़की का चेहरा सामने आया और वो मुस्कुरा रही थी। शट अप! लीना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर उसने दूसरी लड़की के थोड़े मोटे गालों पर चुटकी काट ली। उसके बाद वो दोनों लड़कियां आपस में लड़ने लगीं। अरे अरे अरे, दोनों झगड़ना बंद करो। ऐसा लग रहा था कि दोनों लड़कियां अपने हॉस्टल में थीं और उन्होंने बहुत पतली शॉर्ट्स पहनी हुई थी। आह! गोलमटोल गालों वाली वो लड़की ऋतिक की बात सुनकर चिल्ला उठी। वो शर्माए बिना नहीं रह सकी। बहुत जल्द उसकी होलोग्राफिक इमेज चली गई थी। उसकी बकवास मत सुनो भाई, मैं केवल ये पूछना चाहती थी कि क्या आप इस वीक के एंड में मुझे ट्रेन कर सकते हैं? लीना ने ऋतिक से सवाल किया। वॉरियर्स फ्यूचर की दुनिया में काफ़ी सम्मानित इंसान होते थे और हर कोई उनका सामना किया करता था, लेकिन लॉरेंस एकेडमी में एंट्री पाने के लिए अभी भी काफ़ी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत थी। साथ ही ट्रेनिंग के जो इक्विपमेंट थे उन्हें उसे करना काफ़ी कठिन था। मैं कुछ थी के लिए लॉरेंस सिटी छोड़ रहा हूं, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऋतिक ने उसे जवाब दिया। ऋतिक ने उसे ये नहीं बताया कि वो डेथ रीजन में जा रहा था। अगर वो ये बात लीना को बता देता तो लीना उसको लेकर थोड़ा परेशान हो जाती। ओह, आप कहाँ जा रहे हैं? लीना ने थोड़ी हैरानी के साथ ऋतिक से पूछा। मुझे एकेडमी की तरफ से दूसरी एकेडमी में भेजा जा रहा है ताकि कुछ दिन वहां रहकर दूसरे पावरफुल वॉरियर्स से ट्रेनिंग ले सकूं, ऋतिक ने उससे झूठ बोलते हुए कहा। और फिर ठीक है, आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कीजिए। ऋतिक की बात सुनकर लीना थोड़ा निराश हो गई थी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा। समय तेजी से बीतता गया और अगली सुबह ऋतिक प्रोफेसर राजीव के साथ सुपरफास्ट ट्रेन से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। जब वे दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचे और सुरक्षा घेरे से गुजरे तो उन्होंने उस तरफ युद्ध की ड्रेस में कई सोल्जर्स को देखा। अपना ध्यान रखना ऋतिक, तुम्हें सुरक्षित बाहर लौटना होगा। प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक की ओर देखा जो पहले से ही अपना कॉम्बैट सूट पहन चुका था और गंभीरता से उससे कहा। दरअसल जब एकेडमी ने इस सजा का ऐलान किया तो प्रोफेसर राजीव भड़क गए थे। एक स्टूडेंट को डेथ रीजन में सफाई अभियान में भाग लेने देना मूल रूप से उसे उसकी मौत की ओर धकेलना था। हालांकि इसके बाद वो शांत हो गए थे। वो इसके बारे में तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि ऋतिक ने एकेडमी छोड़ने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसका भविष्य सचमुच बर्बाद हो जाएगा। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा, ऋतिक ने गहरी सांस ली और गंभीर अंदाज में कहा। मैं 1 महीने के भीतर वापस आ जाऊंगा। इस संसार में पावर ही सब कुछ थी। यदि आप रैंक 5 के वॉरियर बन गए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी मान्यता प्राप्त कर विशेष दर्जा मिलेगा। तुम हो ऋतिक अल्हावत हैं। तभी एक कॉम्बैट सूट पहने एक लंबा इंसान वहां आया और भौहें सिकोड़कर उसने ऋतिक से कहा। हाँ, ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और सहज रूप से सुपर आई स्किल को एक्टिवेट कर दिया। हालांकि सुपर आई स्किल उस इंसान की ताकत को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी, जिसके मतलब ये था कि वो इंसान रैंक 3 का वॉरियर होना चाहिए था। इनसे मिलो, ये कैप्टन विराज है, ये इस मिशन के मेन लोगों में से एक है, प्रोफेसर राजीव ने उस इंसान का परिचय कराते हुए ऋतिक से कहा। ऐसा लग रहा था कि कैप्टन विराज ने प्रोफेसर राजीव को पहचान लिया था और उसकी ओर देखकर अपना सर हिलाया। फिर उसने ऋतिक की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, हम वहां मनोरंजन के लिए नहीं जा रहे हैं, तुम अपनी जान गंवा सकते हो वहां। इतना बोलकर वो दूसरी ओर चल दिया। ये ऐसा ही है, उस पर ध्यान मत दो, प्रोफेसर राजीव ने मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा। ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और प्रोफेसर राजीव को अलविदा कहने के बाद वो सिल्वर इमोर्टल सोल वाला बॉक्स लेकर चला गया। सभी लोग तैयार हो जाए, हम अब रोल कॉल शुरू करेंगे। बाहर ग्राउंड में कैप्टन विराज और कुछ दूसरे हाई रैंक्स के वॉरियर्स पहले से ही वहां पर मौजूद थे। कई नामों पुकारे जाने के बाद ऋतिक ने सबसे एंड में अपना नाम सुना। उसने बाद वो भी उन लोगों की तरह जॉगिंग करने लगा। कॉम्बैट सूट पहने सोल्जर्स उस समय दंग रह गए जब उन्होंने एक इंसान को अपने बगल में खड़ा देखा और जोर जोर से हंसने लगे। छोटे दोस्त, क्या तुम गलत टीम में हो? एक भारी भरकम आदमी ने अपने होंठ मोड़े और ऋतिक का मजाक उड़ाया। इस मिशन के लिए सबसे निचली रैंकिंग रैंक 1 का एक योद्धा था और ये लड़का जो हाई स्कूल के स्टूडेंट जैसा दिखता था उनके साथ शामिल हो रहा था। क्या ये मौत को दावत दे रहा है? एपिसोड 30 सोल्जर्स से फाइट। ऋतिक ने उस इंसान की ओर सवालिया नजरों से देखा और पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। सभी लोग शांत रहो, कैप्टन विराज ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ती और सख्ती से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि वो सोल्जर्स अभी भी कैप्टन विराज से डरे हुए थे और जब उन्होंने सुना कि उसने क्या कहा तो वे सीधे हो गए और आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। जब कैप्टन विराज ने देखा कि हर कोई अपनी जगह पर है तो उन्होंने कहा, हमारी लॉरेंस सिटी ने इस बार कुल 4 टीमें भेजी है और हमारे पास केवल 20 सोल्जर्स है। सर, मुझे लगता है कि हमारी टीम में कोई है जो वॉरियर्स नहीं है, एक सोल्जर ने कहा। उसकी बातें सुनकर सभी सोल्जर्स हंस पड़े। इनमें से लगभग सभी सैनिक रैंक 1 के वॉरियर्स थे और कई रैंक 2 के वॉरियर्स थे, जबकि पहर टीम का नेतृत्व करने वाले 4 हेड हाई रैंक के वॉरियर्स थे।
डेथ रीजन लॉरेंस सिटी से काफ़ी दूर था। एयरक्राफ्ट में एक विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड और कई प्रशिक्षण सुविधाएं थीं और कई सोल्जर्स ने वहां ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। क्या तुम लॉरेंस एकेडमी के स्टूडेंट हो? ऋतिक इस समय ट्रेनिंग ग्राउंड में क्रॉसलेग की पोजीशन में बैठा हुआ था और सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए ध्यान तकनीक का उपयोग कर रहा था जब एक सोल्जर उससे बात करने आया। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय ऋतिक ने ध्यान लगाना जारी रखा। उस आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, फिर आगे बढ़ा और ऋतिक को धक्का देने की कोशिश की। ठीक उसी समय ऋतिक ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने दाहिने हाथ से उस आदमी की कलाई पकड़ ली। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ऋतिक की आंखें इतनी ठंडी थीं कि वो आदमी अचानक से चौंक गया। मैं बस तुमसे बातचीत करना चाहता था, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें नुकसान पहुंचाने का, वो आदमी मुस्कुराया और बोला। लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी हैरान था। ऋतिक की रिएक्शन स्पीड बेहद तेज थी और उसके हाथ की ताकत भी कमज़ोर नहीं थी। क्या ये सचमुच हाई स्कूल का स्टूडेंट था? मेरा नाम करण राज है, मैंने लॉरेंस एकेडमी से पास आउट किया है, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। करण राज? ऋतिक ने हामी में अपना सिर हिलाया। तुम यहाँ हमारे साथ क्यों है? करण ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। जो कोई ऑफिशियल वॉरियर नहीं बना था, क्या वो उनके साथ डेथ रीजन में जाकर मौत को दावत नहीं दे रहा था? यह एकेडमी का फैसला है, ऋतिक ने बेबसी से कहा। उसके सामने जो इंसान था वो थोड़ा फ्रेंडली नेचर का लग रहा था। एकेडमी का फैसला? लॉरेंस एकेडमी में ऐसा भी कोई नियम है? करण को थोड़ी हैरानी हुई और उसने ऋतिक से पूछा। करण राज, तुम उस लड़के के साथ क्या कर रहे हो? अगर तुम ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो मुझे इसकी परवाह नहीं होगी कि बाद में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तभी एक पावरफुल वॉरियर ने ऋतिक के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा। करण ने उस आदमी को घूर कर देखा और यह स्पष्ट था कि उसके और उस आदमी के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। छोटे दोस्त, तुम ये क्या ले जा रहे हो? उस आदमी ने ऋतिक की ओर देखा और अचानक उसकी नज़र ऋतिक के बगल में मौजूद एक बक्से पर पड़ी। फिर वो उसे उठाने के लिए उसके नज़दीक जाने लगा। विवेक, दूसरे लोगों की चीज़ों को मत छुओ, करण ने ठंडे स्वर में उस आदमी से कहा। तो क्या हुआ अगर मैं इसे छू लूं? तो विवेक ने तिरस्कार की नज़रों से करण की ओर देखा, लेकिन उसने अपने हाथ नहीं रोके। लेकिन ठीक उसी समय ऋतिक ने अपना दाहिना हाथ लकड़ी के बक्से पर रख लिया और विवेक ने उसे हिलाने की कितनी भी कोशिश की पर वो उसे हिला नहीं पाया। लड़के, तुम बेवकूफ़ हो। विवेक को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने ऋतिक को बुरी नज़र से देखते हुए कहा। हाँ, तो ये वही कमज़ोर लड़का है। विवेक, जल्दी देखो उस लड़के के बक्से में क्या है। उसी समय बाकी सोल्जर्स भी आ गए और चूंकि उनकी अभी वार्म अप ट्रेनिंग हुई थी, उनकी कमीज़ें उतरी हुई थीं जिससे उनका ऊपरी शरीर केवल काली बनियान में दिख रहा था। उनकी उभरी हुई मांसपेशियां भयानक लग रही थीं। अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, करण ने हल्के गुस्से के साथ कहा। भाड़ में जाओ, विवेक ने फुसफुसाया। उसने करण को दूर धकेल दिया और ऋतिक के लकड़ी के बक्से को जबरदस्ती लेने की कोशिश करने लगा। क्या तुम सचमुच इसे देखना चाहते हो? ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उससे सवाल किया। बकवास बंद करो, विवेक ने दोनों हाथों से जोर से खींचा और लकड़ी का बक्सा छीनने में कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही उसने उस लंबे लकड़ी के बक्से को अपने हाथ में पकड़ा, उसे वो बक्सा काफ़ी भारी लगा और उसने अपना हाथ लगभग जमीन पर दबा दिया। जल्दी से मेरी मदद करो। इसी बीच ऋतिक का हाथ हिला और लकड़ी का बक्सा खुल गया। विवेक को अभी तक होश नहीं आया था और तभी उसने एक ठंडी रोशनी की चमक देखी। ऐसा लग रहा था कि ऋतिक ने उस लकड़ी के बक्से से कुछ बाहर निकाला था। स्विश, जैसे ही चांदी के लंबे भाले की नोक उसकी गर्दन पर लगी, उसे अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ। क्या तुम इस सिल्वर इमोर्टल सोल को देखना चाहते थे? ऋतिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विवेक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वो उस भाले की पॉवर को महसूस कर पा रहा था। हालांकि उसकी खरोंच वाली स्किन पर केवल खून का निशान था। उसे लगा कि अगर ऋतिक उसे अभी मारना चाहेगा तो वो पहले ही मर चुका होगा। क्या ये रैंक 1 का योद्धा है सच में? ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और भाला वापस ले लिया, फिर निराशा के साथ विवेक की ओर देखकर कहा। लड़के, अगर हिम्मत हो तो दोबारा कहो। ऋतिक की बातों से अन्य सभी सोल्जर्स गुस्सा हो गए और सोल्जर्स की एक टीम ने उसे घेर लिया। अभी उससे माफ़ी मांगो, करण ने फुसफुसाते हुए ऋतिक से कहा। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और भीड़ से कहा, माफ़ करना दोस्तों। क्या तुम्हें लगता है कि तुम केवल माफ़ी मांगने से बच जाओगे? अपनी गर्दन से निकलते खून को महसूस कर विवेक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ऋतिक से कहा, ओह सॉरी, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। मेरे कहने का मतलब था कि यहाँ हर कोई बकवास है। ऋतिक ने अपने आसपास के लोगों की ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? ये सुनते ही विवेक के हाव भाव काफ़ी बदल गए। फिर उसने ऋतिक के शरीर पर एक मुक्का मारा। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बने रहिए।